आईआईटी की खासियत क्या है? सो एनीवन हु सेज कि आईआईटी के बाद लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं है, वो डेफिनेटली झूठ बोल रहा है। क्या सो आईआईटी इंडस्ट्री का सच क्या है वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिसको भी पूछो आजकल एक ही चीज़ बताए, सीएस करना है। सीएस ब्रांच लोग इतना अट्रैक्ट हो गए हैं सीएस की तरफ, क्यों? आईआईटी इंडस्ट्री का सच बताइए। ओके, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन इंडस्ट्री, आईटी में जो अपॉर्चुनिटीज़ पिछले 20 सालों में पैदा हुई है, वो किसी और इंडस्ट्री में बिल्कुल भी पैदा नहीं हुई कंपैरेटिवली। एआई आने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस होगी? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सो दिस इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक आउट देयर अबाउट एआई। मेरा इसमें लोगों के साथ ओपिनियन यूजुअली मैच नहीं करता है, एंड ओनली टाइम विल टेल कि मतलब क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग सही था या दूसरे लोगों का सही था। बट काफ़ी लोग डरते हैं कि जॉब्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है एआई से। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। एआई से बहुत लोग कह रहे हैं मनी अर्निंग इजी हो गई। इवन वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, वो मिड जर्नी के थ्रू इमेजेस बनाता है एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल करता है एंड ही इज अर्निंग इन लैक्स। अगर आपको मल्टी करोड्स बिजनेस बनाना है ना, सो टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी। बट आपको अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी आती है ना, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। टुडे वी आर इनवाइटिंग वन ऑफ द टॉप एआई एंथुसियास्टिक गाय। सब आईटी इंडस्ट्री के तरफ सब बढ़ ही रहे हैं, बट आईटी इंडस्ट्री का सच क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद क्या जॉब्स कितनी आईटी फील्ड में जाएगी, क्या उसका इफेक्ट रहेगा, और एआई फ्यूचर में क्या क्या कर पाएगा, सब इस पॉडकास्ट में डिस्कस होगा। बिकॉज आज के बहुत अच्छे गेस्ट हैं। ही इज़ पास आउट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड currently is the founder and CEO of Future and AI. It is one of the top India's company with more than over 100k plus followers on newsletters and community. So let's welcome the one and only Nivedhan Rathi exclusively on Chennai Story. चेन्नई स्टोरी में निवेदन राठी सर का स्वागत है। कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया। आर्यन, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। आज तो मैं आईआईटीएन से बात कर रहा हूँ, सोच समझ के बातें करनी पड़ेगी मुझे। सो मैं इससे पहले बहुत सारे न्यूमेरियस आईआईटीएंस का पॉडकास्ट ले चुका हूँ, और उनको मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि आईआईटी के बाद क्या लाइफ सेट है? और इस क्वेश्चन को लेके सबके अलग अलग पीओवीज होते हैं, आई मीन पॉइंट ऑफ व्यूज। सो मैं आपका भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज जानना चाहता हूँ। क्या आपका रिलेटेड क्या है? आईआईटी की खासियत क्या है? सो एनीवन हु सेज कि आईआईटी के बाद लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं है, वो डेफिनेटली झूठ बोल रहा है। ठीक है। पीपल ट्राई टू बी हम्बल बाय सेइंग कि आईआईटी से करा है लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता है, ये नहीं होता है। द फैक्ट इज़ कि मुझे और मेरे जितने भी सर्कल में आईआईटी वाले फ्रेंड्स हैं, इट इज़ ऑल अंडरस्टूड कि हम सबको बहुत बेनिफिट मिला है आईआईटी से होने का। एंड इट इज़ नॉट द सेम एज, मतलब इन अ वे इट फील्स लाइक अ प्रिविलेज एट टाइम्स कि हमें कुछ बेनिफिट इतना स्ट्रांग मिला है। पर एट द सेम टाइम हम मेहनत करके वहाँ पे भी गए थे, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करी थी, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रिविलेज अर्नड नहीं है। सो डेफिनेटली आईआईटी के बाद फ़ायदे हैं। एंड द ओनली थिंग जो मैं बताऊंगा, लोग यूजुअली क्या समझते हैं कि आईआईटी के बाद बेनिफिट्स इस तरह के मिलते हैं। लाइक से कोई कहता है तुम्हें ब्रांड मिल गया, एक टैग मिल गया हो, राइट? कुछ लोगों को ऐसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें इनिशियल प्लेसमेंट पैकेज ज़्यादा मिलता है, ये एक बेनिफिट है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें मार्केट में जॉब मार्केट में और जनरल सोसाइटी में थोड़ी इज्जत ज़्यादा मिलती है, थोड़ा बेनिफिट वहाँ पे ही मिलता है। डिफ़ॉल्ट थोड़ा थोड़ा मिलता है इनिशियली सब में, ऐसी बात नहीं है। बट जो वो मिस आउट कर जाते हैं, वो इनफैक्ट एलुमनाई नेटवर्क, वो भी आजकल काफ़ी लोग समझने लगे हैं कि आईआईटी से होने के बाद उसका बेनिफिट मिलता है। बिकॉज आपके जैसे लाइक माइंडेड इंजीनियरिंग वाले और बिजनेस बैकग्राउंड वाले बहुत सारे लोग जब साथ में होते हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से
सबसे बड़ी बात जो ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं कि आईआईटी से होने का क्या फ़ायदा है, वो ये है कि बिकॉज तुम इतने सारे एम्बिशियस लोगों से सराउंडेड होते हो, बिकॉज Okay. तुम्हारे पास एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है ऑफ तुम्हारे सीनियर्स एलुमनाई जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा किया है। तुम्हारे पड़ोस वाले रूम वाला लड़का, वो कितना भी गधा क्यों ना हो, वो भी कुछ ना कुछ स्टार्टअप रन कर रहा है, कोई पीएचडी करने चला गया है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, यूएस चला गया, यूरोप चला गया है, या फिर यहाँ जॉब कर रहा है तो एक अच्छे पैकेज पे है। सो आपके आसपास जो नेटवर्क ऑफ लोग है, आपका पीयर लेवल लिफ्ट हो जाता है एंड आप उनसे उस कल्चर में आ जाते हो जहाँ पे एवरीवन इज एम्बिशियस एंड एवरीवन बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट इन देयर रिस्क टेकिंग। एंड मुझे लगता है कि ये गट्स होना कि मैं आईआईटी से हूँ, सिर्फ इस चीज़ से कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं आईआईटी से हूँ मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस ही होता है कि यार मेरे आसपास सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। हमारे पड़ोस में इलॉन मस्क अगर पैदा हुआ था ना, तो हमें कुछ भी चीज़ करवा लो हमें बहुत अनहैप्पीनेस मिलती है। मतलब इलॉन मस्क का जो रूममेट था, कैन यू इमेजिन, वो और उसने लाइफ में लेट्स से बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिश नहीं किया, मैं नहीं जानता कौन है, बट उसने लाइफ में कुछ ज़्यादा अकॉम्प्लिश नहीं किया, तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट बात है कि यार मेरा पड़ोस में जो ये बेड पे सोता था $100 से ज़्यादा कभी इसने देखे नहीं जीवन में, और वो इतना आगे बढ़ गया है और मैं नहीं बढ़ा हूँ। तो ये कंपैरिजन होता है, हेल्दी अनहेल्दी दोनों तरह का कंपैरिजन होता है आई वुड से। कुछ लोग इसे अनहेल्दी भी करते हैं कंपटीशन में, बट बिकॉज ऑफ योर पीयर सेगमेंट, पीयर नेटवर्क बीइंग लिफ्टेड इन देयर एम्बिशंस, आप भी कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको भी पुश मिलता है रिस्की चीज़ें करने का। एंड दैट इज़ वाई आई वुड से दैट इज़ द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस क्या है, रिस्क लेने का ही तो कॉन्फिडेंस होता है, राइट? वो रिस्क लेने से डर नहीं लगना इतना ज़्यादा दूसरों के तुलना में, वही तो कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आपके आसपास बाकी लोग भी रिस्क ले रहे हैं और कुछ बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप भी नेचुरली उस चीज़ से इंक्लाइन हो जाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि डेफिनेट सबसे बड़ा फ़ायदा है आईआईटी से होने का। इट इज़ नॉट दैट कि बाकी सब चीज़ें वो छोटे फ़ायदे हैं, दिस इज़ द बिग फ़ायदा। अच्छा, मीन्स आप कहना चाहते हैं सराउंडिंग इस मतलब सबसे ज्यादा फायदा है आईआईटी जो Absolutely. सराउंडेड पीपल होते हैं। Okay. Absolutely. We have some of the sharpest, brightest professors, but nobody says IITs होने का फायदा प्रोफेसर्स हैं, until unless आप कोई बहुत सॉलिड रिसर्च नहीं करना चाहते लाइफ में, जो कि आजकल रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग करते हैं, तो वो उनको बहुत फायदा है उन प्रोफेसर्स का। बट मेरे जैसे लोग जिनको रिसर्च में नहीं जाना था, हमें हमारे प्रोफेसर जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे वर अमेजिंग, हमें उनका बहुत एडवांटेज नहीं मिल पाता है किसी भी सेंस में, एकेडमिक्स में बेटर होने का या फिर कैंपस का बेटर होने का, वो सब बेनिफिट्स नहीं मिलते। अच्छा, मीन्स सराउंडिंग मैटर करता है, आप किसके साथ रहते हैं, किससे बात करते हैं, मीन्स इट्स मैटर्स द मोस्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो अगर मैं 90s की बात करूं, सो उस टाइम पे उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं होता था, एग्री? सो आज के डेट में इतना टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू दैट टाइम 90s टाइम। आज के डेट में जिसको भी आप पूछेंगे वो सिंपल एक ही चीज बोलता है, बीटेक करना है सिर्फ सीएस से, सीएस ब्रांच से। सो आईटी इंडस्ट्री का सच क्या है वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिसको भी पूछो आजकल एक ही चीज बोलता है, सीएस करना है, सीएस ब्रांच। लोग इतना अट्रैक्ट हो गए हैं सीएस की तरफ, क्यों? आईटी इंडस्ट्री का सच बताइए। ओके, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन इंडस्ट्री, आईटी में जो अपॉर्चुनिटीज़ पिछले 20 सालों में पैदा हुई है, वो किसी और इंडस्ट्री में बिल्कुल भी पैदा नहीं हुई है कंपैरेटिवली। द पेस अच्छा। ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री हो एज अ होल, डिजिटल वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, इंटरनेट, राइट, मोबाइल, इन सब का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो और वो कैसे मेजर होता है? फॉर एग्जाम्पल, एज एन इंडस्ट्री कितना परसेंटेज of the country's GDP or the world's GDP is being produced by technology companies. So let's say 2000 में, right, या फिर 1990 में वो contribution technology companies का होगा 2%, example, right? मुझे numbers नहीं पता है, वो हम check कर सकते हैं। So 1990 में let's say 2% होगा, 2000 में वो 5% होगा, 2010 में वो actually शायद 10, 12, 13% हो गया होगा। So जिस pace पे ये grow करा है, उससे जो explosion of opportunities आया है, इस वजह से बहुत समय ऐसा निकला है जहाँ पे टैलेंट की कमी रही है, और टैलेंट को जब कम, यानी जो टैलेंट इस अपॉर्चुनिटी को भर पाए, इस गैप को भर पाए, कई बार कमी रही है, इस वजह से उनको मार्केट में सैलरी ज़्यादा मिलने लगी।
जब सप्लाई डिमांड गैप होता है, जब मार्केट में सैलरी ज़्यादा बिकने लगती है और आपको लगता है कि यार ये तो अभी अभी कॉलेज से निकला है, इतनी जल्दी इतना अच्छा पैकेज है, जब ये मार्केट में एक बात चलने लगती है इस बारे में, तो एक परसेप्शन बन जाता है कि यार प्लेसमेंट तो आईटी में बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई डिमांड गैप ज़्यादा है। सो इसका फ़ायदा हमें बहुत मिला है और देयर इज़ अ नेचुरल रीज़न वाई सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसके डाउन साइड्स भी हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कभी कभार इग्नोर करके आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लेते हो। अब आपसे ना वो अच्छे से होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट नेचुरली नहीं, या फिर आपका स्ट्रेंथ नहीं है। मे बी यूर बेटर ऑफ एज एन आर्टिस्ट, मे बी यूर बेटर ऑफ एज ए मैथमेटिशियन, राइट? बट क्योंकि आप इस ट्रेंड के अंदर, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी निकल रही थी, हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज, आप उसमें घुस गए हो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इसमें है लेकिन आपके इंटरेस्ट कहीं और है, एंड आप हमेशा जिंदगी भर इसमें सोचते हो कि मैं अपने पैशन को परसू नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये एक साइड इफेक्ट है। बट एट द सेम टाइम अ कंट्री लाइक इंडिया, ग्रोइंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री रिलेटिवली, और एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे भी मैक्सिमम मार्केट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे पब्लिक का उस तरफ भागना एक बहुत ही जायज़ और नॉर्मल बात है। जब वो ओवर कॉम्पेंसेशन होता है, ओवरली ज़्यादा होने लग जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, तो हमें उसके बेनिफिट्स और नुकसान दोनों मिलने वाले हैं। ओके, सो आईटी का इंडस्ट्री के बारे में आपका ये कहना था। ओके, दैट्स समथिंग ऑल राइट विद 80%। सो आप जैसे एआई एंथुसियास्ट है, करेक्ट? सो आप सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट थे। मैं आपका डिटेल्स चेक किया, हम एक्चुअली पॉडकास्ट से पहले रिसर्च करते हैं जिसका लेना, एंड डेफिनेटली मुझे रिसर्च में एक अमेजिंग चीज पता चली कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट थे, और आप जो अभी कर रहे हैं मीन्स यू आर मीन्स कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रांसिशन है वो चीज। आप एआई से रिलेटेड कर रहे हैं अभी पूरी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई के बारे में तो बातें करनी है, मगर उससे पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ ट्रांजिशन कैसे हुआ केमिकल इंजीनियरिंग से एआई का, वो ट्रांजिशन के बारे में जानना चाहता हूँ। सो इसके पीछे बहुत ही फनी स्टोरी है। Definitely I पहली love बात to hear तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में क्यों आया, सिंपल लॉजिक था। रैंक आ गई थी 1099 1099 आईआईटी में, एंड इवन दो मेरे टीचर्स वर डिसअपॉइंटेड कि वो काफी बुरी रैंक है मैं तो खुश था क्योंकि मुझे इसमें आईआईटी बॉम्बे में मिलने वाला था। तब मेरे को एबीसीडी पता नहीं था ना आईआईटी के बारे में, मुझे तो प्लेसमेंट वर्ड ही नहीं पता था जब आईआईटी में घुसते थे। बाय द वे, अब तो सबको पता होता है। आई हैड नो आइडिया व्हाट प्लेसमेंट था। मुझे पता था मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, मैं साइंस में अच्छा भी हूँ, तो आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, वो मैंने करी। और कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आता, ये लोग डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, ये लोग सीए क्यों बन रहे हैं। एज अ चाइल्ड मुझे पता ही नहीं था और दूसरे फील्ड्स होते हैं जिनको सीरियसली लेना चाहिए या फिर जिनकी वैल्यू है सोसाइटी में, तब नहीं पता था। तो मेरे लिए क्लियर था कि यार अब देखो इंजीनियरिंग करनी है, कौन सी करनी है ना। कंप्यूटर साइंस का मुझे ज्यादा पता था, ऐसा पता था कि कोडिंग कुछ तो इंटरेस्टिंग होता है, करा था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना कोई एक्साइटेड नहीं था मैं तो पर्सनली। ठीक है, ना ही मैं क्लास का हमेशा ब्राइटेस्ट बच्चा था कि उन्होंने हमेशा मेरे को प्रोग्रामिंग में डाला हो, मैथ्स ओलंपियाड, कोई सा भी ओलंपियाड में मैं तो रैंक नहीं आई कभी भी जिंदगी में। ठीक है तो दूसरे कुछ एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, नेशनल एग्जाम्स में काफी अच्छी रैंक आई हुई है, लेकिन ये ओलंपियाड लेवल चीजें नहीं होती थी। नाउ सिंस आईआईटी बॉम्बे में मैंने कहा देखो बेस्ट ब्रांच मेरी इस रैंक पे क्या मिलती है, ऑप्शन था एक केमिकल इंजीनियरिंग और एक था सिविल इंजीनियरिंग। सिंपल लॉजिक लगाया, केमिस्ट्री तो कभी पसंद ही नहीं थी, तो सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इससे ज्यादा होशियार लॉजिक तो मेरे पास था ही नहीं तब। ठीक है, तो मैंने ले लिया सिविल इंजीनियरिंग की। आईआईटी जाना तो आईआईटी बॉम्बे, ना दिल्ली जाना है, ना कहीं खड़गपुर जाना है, ना कानपुर जाना है। कंप्यूटर साइंस मिल रही होगी कहीं पे, लेकिन हमें तो बॉम्बे जाना है। इस जिद का कोई लॉजिक नहीं है, ना ही मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। बस मुझे पता था ऐसा, वो एक ये तो बनाया जाता था देखो कि लाइफ सेट है और ऐसा कर लोगे, एक नैरेटिव तो होता है कोचिंग में। तो मैं भी उस नैरेटिव को बाय कर लिया था जहाँ पे मुझे लाइफ में फन तो करना था। देखो, तो मैंने कहा कि यार अब तो बहुत पढ़ाई कर ली, अब तो अपन वहीं जाएंगे जहाँ मस्ती है, बॉम्बे में बहुत सही माहौल होगा। तो हम तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग आ गए। अब हुआ क्या, फर्स्ट ईयर में सिविल इंजीनियरिंग करी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, समहाउ लटकते गिरते पास हो गया। ठीक है, एंड फर्स्ट ईयर के एंड पे जयपुर में एक इंटर्नशिप करी। जयपुर मेट्रो बन रही थी तब 2011 में, एंड वहां पे मैं गया आराम से, वहां पे किसी नेटवर्क के थ्रू गया था, कोई विदाउट एनी डिजर्विंग आइडिया, कोई कहीं तो जानकारी थी, किसी अंकल से बोला, उन्होंने कहा बेटा मेट्रो चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मेरे को रहना तो जयपुर में है, दोस्तों के साथ चिल करना है मुझे, तो मेरे को कोई इंटर्नशिप करने का सीरियस था नहीं सीन। लेकिन मैं मेट्रो में गया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं सारे वो ब्रिज वगैरह देख रहा था, मैंने खूब सवाल पूछे इंजीनियर से, आया गया चिल मार के करता था आराम से। उनको भी लग रहा था कि ये कुछ तो बच्चा है, सवाल पूछ रहा है, एटलीस्ट कुछ तो जवाब दे देते हैं। 2 महीने तक इंटर्नशिप करी, एकदम क्लियर हो गया कि सिविल इंजीनियरिंग तो जिंदगी में कभी नहीं करनी। ओके, ठीक है,
अरे तो सही है। फर्स्ट ईयर के एंड पे सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले एकदम क्लियर हो गया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि है ना, अब अपन मतलब कुछ और ही करेंगे ऐसा जो अपने इंटरेस्ट को परसू करेंगे। तब मेरे लाइफ में बहुत सारे फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट परसू हो रहे थे। गूगल का बहुत इस्तेमाल करना चालू किया था, रेडिट पढ़ता रहता था। मैंने इतनी रिसर्च कर करके साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना चालू कर दिया। तो अगले 3 साल इन कॉलेज एंड इवन आफ्टर कॉलेज 3-4 years, करीब 8 साल तक लगातार मैं दुनिया के सारे 8 से 10 साल तक मैं दुनिया के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता रहा। इंटरनेट पे यूजुअली थ्रू वीडियोस, थ्रू ब्लॉग्स, थ्रू आर्टिकल्स, बुक्स थोड़ी बहुत, बट आई यूज्ड टू स्टडी हियर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स, अ लॉट ऑफ टेड टॉक्स, अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट्स, फिलोसोफर्स, एवरीवन। सो सिविल इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये अपने लिए बेस्ट, अपने इंटरेस्ट परस्यू करेंगे, उसमें जो अच्छा लगेगा उसको अपन करियर बना लेंगे। सो ये माइंडसेट शिफ्ट हो गया। और जैसे ही मैंने डिसाइड किया सिविल इंजीनियरिंग नहीं करनी है, वैसे ही मेरी ग्रेड्स वेंट फ्रॉम 6 पॉइंट समथिंग टू 8 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अब तो नंबर चाहिए ताकि अगर ब्रांच चेंज करनी हो या फिर लाइफ में कुछ और करना हो तो अब तो नंबर चाहिए, और क्लैरिटी आ गई थी, सिंसियरिटी आ गई थी। सो दैट इज व्हाई इट गॉट चेंज। बट मैंने फिर क्या किया, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में जब हमें बीटेक थीसिस करनी होती थी तो मैं प्रोफेसर के पास गया। मैंने कहा मुझे डेटा एनालिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और डेटा एनालिटिक्स में मैंने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे एडवांस चीज है। तब तो हम अच्छा। एआई भी नहीं बोलते थे, एक्चुअली हम उसे न्यूरल नेटवर्क्स बोलते थे, राइट? सो मैंने कहा कि यार न्यूरल नेटवर्क सबसे कूल चीज लग रही है, बहुत ही मजेदार लग रही है, सर मेरे को इसमें कोई प्रोजेक्ट करवा दो। उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम उसमें कर लो। मैंने कर लिया, समझ में आ गया, उसकी सारी थ्योरी समझ ली, उसकी मॉडलिंग कर ली मैटलैब पे, और बहुत मजा आया। एक जर्नल में पब्लिश कर दिया एक रिसर्च पेपर। तो मेरा फर्स्ट एआई से इंटरेक्शन तब पड़ा था, काफ़ी अच्छे जर्नल में पब्लिश हो गया था। तब मेरे को ऐसा लगा यार एआई तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद कई सारे मैंने कुछ जॉब्स भी करे, कुछ in tech startups, everything in tech startups. First job was in Dubai. उसके बाद came back and worked with different tech startups, either as a core team member or as a co-founder. And हमने AI के products भी बनाए। तो मेरा काफ़ी लंबा रिश्ता रहा है AI के साथ। And finally अब जब Gen AI आया तो मैंने कहा यार I have to drop everything. I was also like you doing a podcast on startups and with a lot of interesting founders. मुझे बड़ा मजा आता था सारे founders से बात करने का। So Gen AI हुआ, मैंने कहा this is the new thing, this is the biggest change in the world that will ever happen and I can't miss this train. Next day I decided, the moment I had this thought, so I decided I will jump into this industry and started Future and AI. सो फ्यूचर एंड एआई की शुरुआत ऐसे हुई ये भी पता चल गया, और ट्रांजिशन ऐसे हुआ ये भी पता चल गया। मुझे दो चीज़ का आंसर पता चल गया। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छे फनी स्टोरी लगा आपका। सो एआई के बारे में बात शुरू करते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे याद डेफिनेटली, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ तो एआई मुझे पता होगा, बट एज अ जनरल पूछेंगे तो जनरल लोगों को तो एआई मीन्स जस्ट उनको पता है चैट जीपीटी है, कुछ है ऑटोमेटेड टूल जो कि पीछे कोडिंग करके बनाया जाता है, एंड दैट्स इट। क्या एआई उधर तक ही सीमित है, या अंदर की कहानी एआई की कितना बड़ा है अंदर से एआई, वो बताइए, वो जानना चाहते हो। एआई को सिंप्लीफाइड डिफाइन करिए। बिल्कुल। सो लेट्स अंडरस्टैंड एआई होता क्या है, ठीक है? एज द नेम सजेस्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट द मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर इज इंटेलिजेंस, नॉट आर्टिफिशियल, राइट? इट इज़ जस्ट टू डिफरेंशिएट कि इंसानों के अलावा पहली बार एक हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखी गई है किसी भी नॉन ह्यूमन में। एनिमल्स में अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है ऑफ कोर्स, बट मशीन्स में जो इंटेलिजेंस है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट देन लेट्स आस्क द क्वेश्चन, व्हाट डज इवन इंटेलिजेंस मीन, राइट? सो इंटेलिजेंस इज नथिंग बट द एबिलिटी टू लर्न एंड अडैप्ट फ्रॉम different kinds of inputs and your environment. That is what intelligence is. अगर इसका एक एग्जांपल देता हूँ, let's say there are two people, ठीक है? And उन दोनों को हमने एक टास्क दिया, हमने कहा every time you clap, right, someone slaps you. Okay? So ऐसा होगा, so I clap and someone slaps me. मेरे को बताया नहीं है लेकिन ऐसा बोला किसी ने बोला नहीं कि स्लैप होगा, मैं तो बता रहा हूँ सिनेरियो ऐसा। सो एवरी टाइम यू क्लैप समवन स्लैप्स यू। तो एक बार होगा, मेरे को थप्पड़ पड़ेगा और मैं सोचूंगा उन्होंने ये क्या हुआ, मैं एक बार होगा, फिर सेकंड टाइम स्लैप हुआ, फिर से थप्पड़ पड़ेगा, तो मुझे लगा यार तो कुछ तो पैटर्न हो रहा है। सो अब मान लो कि पर्सन ए
learns within 2 after the second slap. अगर person A ने third slap में बचने की कोशिश करी, duck किया, that means this person has learnt from the feedback and interactions with the environment. यार ऐसा करने पे कुछ ऐसा होता है जो मुझे नहीं पसंद. छोटा सा एग्जाम्पल है बहुत, राइट. लेकिन पर्सन बी को 7 थप्पड़ खाने के बाद पता चला कि यार डक करना बेटर था शायद. गॉट इट. तो दोनों के साथ सेम चीज हो रही थी. एक पर्सन का चेंज की अडेप्टेबिलिटी रेट, लर्निंग एंड चेंज, अदर मोर इम्पोर्टेंटली दिस पर्सन ए लर्न विद इन द सेकेंड स्लैप कि यार थर्ड टाइम बचना है अपने को ऐसे करके. पर्सन बी टुक 7 स्लैप्स टू लर्न फ्रॉम दिस. सो दैट मीन्स पर्सन ए इज मोर इंटेलिजेंट देन पर्सन बी. नाउ ऑफ कोर्स दिस इज ओवर सिंप्लीफाइड, राइट. दिस इज नॉट टू से कि सारी इंटेलिजेंस तरह की होती है, बट दिस इज टू पोर्ट्रे द आइडिया कि whoever or whatever has a high rate of learning is more intelligent. Make sense? Yeah. So given this, and not all intelligence is in your brain. There is a lot of intelligence in your body as well. So there are multiple kinds of intelligences. There is a theory of intelligence. So when we talk about ChatGPT or AI, right, or typical intelligence, what we are talking about is verbal and वर्बल एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम जब कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, जब मैं और तुम बात कर रहे हैं. दीज आर वर्बल एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस. लेकिन एक एथलीट है जिसको पता है प्रिसाइजली किस मोमेंट पे उसे फ्लिप करना है, कितनी बार बॉडी घूमेगी स्विमिंग पूल में जाते हुए. वो उसके लिए जो लर्निंग रेट है, एक हो सकता है एक एथलीट 1 साल में जितना पहुंचे, दूसरा एथलीट को 5 साल लग जाए उसी लेवल पहुंचने के लिए. सो यानी एथलीट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, एथलीट 1 हैज अ higher kinetic intelligence because that person the same feedback could learn to do the same action faster, better. Make sense? So this is what artificial intelligence is. The ability to learn and make decisions, perform actions similar to how humans do is artificial intelligence. Any technology that does that. That is what AI is. I hope this is a new kind of explanation that you've heard and इस तरह से शायद पहले नहीं सुना होगा. पहले नहीं सुना है, और इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन भी कभी पहले नहीं सुना है. Correct. एकदम सही. तो आज तक हमारी मशीन्स में इंटेलिजेंस नहीं थी. हमें एग्जैक्टली बताना पड़ता था कि स्लैप क्या होता है. हमें ऐसे दिखाना पड़ता था स्लैप इज व्हेन इट इज हर्ड, यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर होगा, वो दबेगा तो ये फिक्स्ड रिस्पॉन्स ही आएगा, राइट. दिस वाज ऑल प्रोग्राम्ड लॉजिकली. नाउ यू डोंट नीड टू प्रोग्राम इट लॉजिकली. इट कैन लर्न बेसिस फीडबैक ऑटोमेटिकली. ओके, ऑलराइट. एआई आने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस होगी? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? So this is the most misunderstood topic out there about AI. मेरा इसमें लोगों के साथ ओपिनियन यूजुअली मैच नहीं करता है, एंड ओनली टाइम विल टेल कि मतलब क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग सही था या दूसरे लोगों का सही था. बट काफ़ी लोग डरते हैं कि जॉब्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है AI से. नाउ द फैक्ट इज़ कि AI से बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म ज़रूर होने वाला है. देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट. ट्रांसफॉर्म होगा. What does transformation mean here is, for example, in some industries where there is no opportunity कि वहाँ पे automation से कोई benefit हो, वहाँ पे तो impact ही नहीं आएगा AI का. नंबर 1 कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अभी के लिए, मतलब देर इज अभी लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें, टू मच लॉन्ग की प्रिडिक्शन नहीं कर रहे अपन अभी, बिकॉज वी डोंट नो तब क्या और टेक्नोलॉजी आ जाती है. बट लेट्स से बिल्डिंग होम्स, राइट, ब्रिक लेइंग, इन सब के 3D प्रिंटर्स एंड कुछ रोबोट्स आ गए हैं, लेकिन दे आर नॉट वायबल प्रैक्टिकली इन एनी वे. आज बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होता है वो, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है. पीपल आर ट्राइंग टू इनोवेट दैट, बट टुडे इट इज़ हार्डर टू ऑटोमेट दैट देन टू ऑटोमेट द जॉब ऑफ अ content writer of a junior level, right? So which is to say that different industries में different levels of impact आएंगे, different levels of negative and different levels of positive impact आएंगे. Okay? The fact that AI automates things, what that means is, or rather people ask this, in fact I'm saying the question to ask, will AI replace humans, is a terrible question to ask, because इससे सिर्फ fear mongering होती है, राइट? मतलब सवाल में ही आंसर छुपा है ना, कि मैं तो बहुत डरावा हूँ, रिप्लेस कर देगा क्या. हम इसी डर से पूछ रहे हैं प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट. जिसकी जॉब जा रही है इमीडिएटली, उसकी तो हालत क्या खराब हो रही होगी, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ BPO इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. जो भी कॉल सेंटर्स हैं जिनमें बेसिक कस्टमर केयर हो रहा है, उनकी जॉब्स इमीडिएटली बहुत ज़्यादा खतरे में. बाय द एंड ऑफ 2024 इस इंडस्ट्री में मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स. ओके,
So this is a place where there is a negative impact. There is a complete opposite impact on an industry like filmmaking. So I took a session. I'll explain. So I took a session on 19th of January 2024 for a lot of filmmakers in Mumbai. All kinds of people, writers, directors, designers, game developers, editors, सब तरह के लोग आए थे, junior and senior, all kinds of people had come up. And I got them a different perspective on this, which completely blew away their mind. That perspective was this, that will AI make everything doable faster with lesser number of people? Absolutely. Why? But remember why? It's because not it's replacing them directly. It's augmenting people to do more things. That is why in most cases, not all, 100% ऑटोमेशन नहीं होता है कभी, ठीक है. इन मोस्ट केसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन यूजुअल, ऑफ कोर्स एकदम डिजिटल वर्ल्ड है, एकदम ही डिजिटल सॉफ्टवेयर है, कुछ तो उसमें ऑटोमेशन हो रहा है. वैसी चीज़ें पहले भी होती थी, आज थोड़ी और बढ़ जाएंगी. आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एंड क्वान्टिफाई इट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज फिल्म मेकिंग वर्ल्ड में lesser number of creative people, storytellers, artists, designers, all of them will be empowered to do so much more. उनकी imagination let's say 100 पे है, और आज because of time constraints, client का pressure, budget का constraint, वो अपने 30 पे ही ऑपरेट कर पा रहे हैं, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है. क्यों? क्योंकि मार्केट में आज एक फिल्म का प्रोजेक्ट करने के लिए 50, 100, 200 करोड़ रुपए मिनिमम आपकी जेब में होने चाहिए. बिल्कुल. उतने पैसे किसी के पास होते ही नहीं है प्रैक्टिकली, बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है. इसीलिए मोनोपोली है प्रोडक्शन हाउसेस की, ठीक है. अब जैसे ही AI आएगा तो एक फिल्म को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर 200 लोग लग रहे थे पहले छोटी फिल्म को, बड़ी फिल्म में तो 1000 लोग लग रहे होंगे प्रॉब्ली, तो अगर 200 लोग लग रहे थे तो अब क्या होगा कि बहुत सारे स्पेशल टूल्स आ रहे हैं, VFX टूल्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जिससे आप अपने हॉस्टल रूम को भी है ना एक फिल्म सेट में कन्वर्ट कर सकते हो. फिर मैं दिख रहा गंजा हूँ, लेकिन मैं एक AI टूल की मदद से अपने आप को बहुत स्टाइलिश हेयर स्टाइल वाला बंदा बना सकता हूँ और टॉम क्रूज बन सकता हूँ मैं चाहूँ तो. लेट्स से राइट. अब इससे क्या होगा कि एक आम आदमी इज फार मोर एम्पावर्ड टू डू मोर क्रिएटिव थिंग्स, राइट, विच इज वाई इट विल बिकम चीपर फ्रॉम लेट्स से 200 crores to 2 crores. 100 गुना डिफरेंस आएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ वन फिल्म. जब ये होता है तो एक फिल्म में 200 की जगह 10-20 लोग ही इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अब आज महीने में 100 फिल्म्स बनती थी तो अब 10,000 फिल्म्स बनेगी, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग अफोर्ड कर पाएंगे छोटे. ग्रेट आंसर सर. मुझे भी लगता है जब AI आने से बहुत सारे रोबोटिक्स कंपनी भी की शुरुआत होगी, नए स्टार्टअप्स रोबोटिक्स कंपनी में आएंगे. सो अगर उस अलाइनमेंट से देखें तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी रही है. आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एग्री? सो ओके, सो दैट मुझे तो बढ़ती हुई दिख रही है ज़्यादातर एरियाज में. जैसे अदर केसेस हैं, BPOs में बड़ी टेंशन है, वहाँ प्रॉब्लम मान के चलो होने वाली फॉर श्योर. बट और भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो मुझे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होती हुई दिख रही है क्लियरली. किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जॉब्स AI के थ्रू जाएगी? आई मीन टू से कैटेगरी सबसे ज़्यादा. ओके, मैं इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा, कैटेगरी बोलूँगा. ऑल जॉब्स विच रिक्वायर लोअर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, ओके, उनमें बड़ी प्रॉब्लम. लोअर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, ओके. सो ठीक है, क्योंकि लोअर लेवल क्रिएटिव काम तो ChatGPT आज भी कर रहा है. ओके, लेट्स प्रोसीड. सो अगर AI से बहुत लोग कह रहे हैं मनी अर्निंग इजी हो गई. इवन वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड वो मिड जर्नी के थ्रू इमेजेस बनाता है एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल करता है एंड ही इज अर्निंग इन लैक्स. मेरा ही वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड है. उसने ट्रांसपेरेंटली सबको दिखाया, दोस्तों ने Yeah, definitely. सबको दिखाया अपने अकाउंट. सो मैं कहना चाहता हूँ मुझे लगता है उसने किसी को बताया नहीं अभी तक एग्जैक्टली कितना पैसा कमा रहा है. क्यों, क्या वो कम है या ज़्यादा है? एक्चुअली AI से बहुत, क्योंकि जैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं ChatGPT के थ्रू, मिड जर्नी के थ्रू इमेजेस क्रिएट करके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म Fiverr, freelancing.com पे सेल कर सकते हैं, ETC पे सेल कर सकते हैं. सो क्या मनी अर्निंग ईजी हुई है ChatGPT आने के थ्रू या AI के टूल्स यूज़ करके? क्या कहना चाहेंगे आप? So let's again, for you to make money, there are two parts that are necessary. One is to build something of value,
and second is to sell that thing in a intelligent way. You have to sell it. So build and sell. You have to do both. Okay? So AI ने building वाले part को easier बना दिया है. Further. Selling वाले part को बहुत ज़्यादा कोई easy नहीं बनाया उसने. I mean, it can help you write better copywriting, make better images for selling. So that way it improves. But it does not give you it give you only you an advantage. It gives everyone the same advantage. ओके चैट जीपीटी ये तो नहीं कहता है कि मैं आर्यन के दोस्त के पास ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के इमेजेस निकालूंगा, आर्यन की क्वालिटी में बेकार कर दूंगा. सो दिस वैल्यू दैट द मनी दैट योर फ्रेंड इज मेकिंग देयर इट हैपेंस बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. वन, उसने वाकई में कोई टैलेंट लगा के उसने बिल्ड क्वालिटी आर्ट भी बहुत अच्छी बनाई होगी वाकई में एआई से, और वाकई में उसने सेल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई होगी, जो प्राइसिंग रखी होगी, जो प्लेटफॉर्म पिक किया होगा, जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन किया होगा, लेट्स से राइट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स उसने वो भी सही किया होगा, तब जाके उसका सही हो रहा होगा, राइट. बट अ लॉट ऑफ पीपल विल ओनली मेक मनी बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज. इसी पॉइंट पे लगता है एक नया स्किल सेट आ रहा है जिसका नाम है चैट जीपीटी स्किल सेट एंड समथिंग, बिकॉज एआई से इंटरेक्शन करना इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट एक्चुअली. वो एक नया स्किल सेट है. जैसे आप एआई को, मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड इट सर, प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, वैसे ही प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स आता है, चैट जीपीटी जनरेट करके देगा आंसर. अगर चैट जीपीटी को मैं अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिखता हूँ, डेफिनेटली जैसा मैं चाहता हूँ मुझे एग्जांपल चाहिए वैसा एग्जांपल नहीं लिखेगा. तो आई थिंक एक ये नया टाइप का बोल सकते हैं चैट जीपीटी स्किल सेट, एंड इवन इसके कोर्सेस लाखों में सेल करे जा रहे हैं आज के. चैट जीपीटी को लर्न कर लो, इतना रुपीस कमा सकते हो. आज के डेट में कोर्सेस चैट जीपीटी के बहुत सारे हैं मार्केट में, इवन इन लैक्स प्राइजेस में. मिड जर्नी में भी वैसे ही है. प्रॉम्प्ट जितना अच्छा आप लिखोगे उतना ही अच्छा आपको इमेजेस जनरेट करना पाएगा. सो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे चैट जीपीटी स्किल सेट के बारे में? क्या ये सही में स्किल? सो मैं लोगों को चैट जीपीटी सिखाता हूँ, ठीक है. Okay. आई टेक वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, ठीक है. एंड आई मेक दिस वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग दैट ये सब जो हम चीज़ें सीखेंगे चैट जीपीटी रिलेटेड, सब तो बहुत बेसिक है, सब टिप्स है, ट्रिक्स है, ठीक है. देयर इज नो चैट जीपीटी स्किल सेट इन दैट इन अ स्पेशलाइज्ड वे. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, राइट. देयर इज सम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, but what people miss out in this entire thing is there is a far bigger skill set which is far more valuable now than ever before. It was always valuable, it is still more valuable is the skill set of clarity and articulation. Okay, so let me explain this. Yeah. So आज से पहले जब AI नहीं था तो हम सबका मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या था? हम मोबाइल फ़ोन लेंगे, इसमें स्क्रीन पे कुछ तो टाइप करेंगे, ऐसे स्वाइप करेंगे, फिर विल टेक अ फोटोग्राफ, दिस एंड दैट, ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस इमेजिन करो. मोबाइल से बात भी करना तो ये बटन दबा के यूँ ऑडियो में बात करता हूँ मैं कभी कभार. सो आई एम जस्ट सेइंग कि द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी वाज नॉट द वे यू वुड इंटरेक्ट विद ह्यूमंस. राइट, ह्यूमन से आप कैसे बात करते हो? आप ह्यूमन से ऐसे टच करके पोक करके नहीं बात करते ना, ह्यूमंस को स्वाइप नहीं करते ना. ये सब तो हमने लर्न किया है पिछले कुछ सालों में, 20 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में. माउस चलाना इज नॉट नॉर्मल मैन, दैट इज़ नॉट और नेचुरल वर्ल्ड में इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एआई की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं तुमसे बात करता हूँ वैसे मैं एआई से भी बात कर सकता हूँ. पहली बार मैं एक मशीन से, एक कंप्यूटर से एक ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर पा रहा हूँ. पहले मुझे बात करने के लिए प्रैक्टिकली बात कर ही नहीं सकता था. ओके, आई कुड ओनली प्रोग्राम इट विच इज़ नॉट द सेम एज टॉकिंग टू इट. ओके, सो एआई इज अ टेक्नोलॉजी विच हैज़ सिंप्लीफाइड द ह्यूमन इंटरेक्शंस विद मशीन फर्दर बाय मेकिंग इट. बातें करते हैं, कुछ तो आंसर दे देगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा बोल देगा. इसको मेरे को ये चाहिए तो जीनी से बात करते हैं ना, जैसे हम कि जीनी मेरी पहली इच्छा है मेरे को है ना एक लिंक्डइन पोस्ट बना के दे दो. जीनी मेरी इच्छा है कि एक इंस्टाग्राम रील बना के दे दो. तुम जीनी से तो ऐसी बात करोगे ना, जीनी पे थोड़ी टाइपिंग करने लग जाओगे. सो एक्चुअली एआई हैज़ मेड इट ईजियर फॉर द इवन द ओल्ड पीपल हु स्ट्रगल विद टेक्नोलॉजी, उनके लिए भी आसान कर दिया. बिकॉज उनको बात करना तो आता है, उनको टाइप करना नहीं आता होगा इतना अच्छे से, लेट्स से, या फिर उनको कंप्यूटर में कहाँ डबल क्लिक करना है, कहाँ सिंगल क्लिक करना है, ये नहीं पता होगा, राइट. किस बटन का मीनिंग मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, वो नहीं पता होगा उनको. लेकिन उनको ये तो पता है ना कि टाइप मतलब लिखना या बोलना तो पता ही है. सो इफ एज लॉन्ग एज
you have clarity of thought of what you want, and you can articulate it in a good quality language, in a structure with the right words. That is precisely what prompt engineering is. So prompt engineering lies at the intersection of extreme clarity of thought as a skill set Okay. and algorithmic and programmatic thinking on the other end. Okay. कि तुम जब बात करोगे उसको, तुम्हें जितना रिफाइंड आउटपुट चाहिए उतने तुम्हें रिफाइंड इनपुट्स देने पड़ेंगे. परफेक्ट रिफाइंड इनपुट्स देने तो वो परफेक्ट कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया. एकदम अनरिफाइंड देना है तो ह्यूमन लैंग्वेज हो गई 100%. इसके सही कहीं पे बीच में आपको चैट जीपीटी से बात करना होता है हायर क्वालिटी आउटपुट्स के लिए. दैट इज वेयर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लाइज. बट द मोर इंपॉर्टेंट स्किल सेट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट. अ कोडर हु नोज द सिंटैक्स but doesn't understand algorithmic thinking, how good is that coder? It's like saying coding is about syntax. Yeah, definitely. Similarly, ChatGPT is not about prompting. Okay, getting it. Yeah, sir. Make sense? Yeah, yeah. Definitely. Prompting is the syntax. You can learn prompting. It's the easy bit. Best coders इसलिए बेस्ट नहीं होते क्योंकि उनको syntax सारा दिमाग में रटा हुआ है ना. उनके दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्या 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 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, क्या फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्या वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं ऐसे सेव करूँ कि वैसे सेव करूँ. All that logic is in your head. That is converted through syntax as a language. Yeah. So your clarity of thought is the most important superpower you have, which means your experience matters in a certain field. What is your judgment and taste in that matters. Midjourney पे मैं और तुम आर्ट बनाओगे. Let's say you've been painting for 10 years. You've been in the graphic design industry for 10 years. This is my day one, right? मैं कुछ तो मम्बो जम्बो लिखूंगा, मिडजर्नी पे कुछ सुंदर सा आ जाएगा, मैं कहूँगा देखो मैं भी आर्टिस्ट बन गया, अब आर्यन का क्या काम है. But the fact is, what I will not have is Aryan's imagination. Definitely. Exactly. If I don't have an imagination, what will I convert to words, man? Definitely. If I can't convert, if I don't have an imagination, there is no high quality word input I can give to Midjourney, which means Midjourney वही देगा, simple standard चीजें देगा. फाइनली डार्क साइड ऑफ एआई क्या है? Dark side of AI. Good question. So, there is a popular saying, by the way, which is guns don't kill people, people kill people. Okay? So, which is to say, let's say if I come in this room where you're sitting, point a gun at you and shoot you, will you, or there is a friend of yours who sees that happening, will you go to the court and say, sir, वो एक निवेदन आए थे एंड उनके हाथ में गन थी, उस बंदूक ने मेरे दोस्त को मार दिया. निवेदन ने कुछ नहीं किया. ऐसा तो नहीं बोलते ना. ठीक है. सो अब ऐसा है कि एआई तो टेक्नोलॉजी है, लाइक अ गन. उसको चला कौन रहा है is the most important question. So the dark side of AI is actually the dark side of humanity. ठीक है. AI को यूज करने वाला कोई इंसान ही बैठा है ना पीछे, कोई रोबोट तो नहीं बैठा है. AI खुद से तो नहीं भाग रहा है इधर उधर. हमने जो सेल्फ ड्राइविंग बोली है, बटन दबाने के बाद ही सेल्फ ड्राइविंग चल रहा है ना उसका. ठीक है. सो दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट बिट कि दैट इज व्हाई आई सेड गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल. So the questions all about AI are actually fundamentally questions about human ethics. कि हम एक powerful technology को हम यूज कर सकते हैं उसी गन को अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने देश को डिफेंड करने के लिए, राइट? और हम उसी गन को यूज कर सकते हैं हमारे एक इंसान जिससे हमारी बहस हो गई है उसको उड़ाने के लिए. तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं. हम क्या करते हैं उस टेक्नोलॉजी का, व्हाट डू वी डू अबाउट इट? हम दादागिरी करेंगे गन लेके, या हम ऑप्रेस लोगों को डिफेंड करने के लिए यूज करेंगे? एग्जाम्पल. सिमिलरली एआई के साथ भी वही चैलेंज है. सेम क्वेश्चन आएगा कि एआई तो बहुत कुछ कर पाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन. उस वजह से कुछ एरियाज में जॉब्स भी जाएंगी, नो क्वेश्चन. उस वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर भी होंगी, नो क्वेश्चन. इन चीज़ों में डाउट नहीं है. ठीक है. जो डार्क साइड है, अब जो व्हाट यू आर आस्किंग वाज कि एआई की इस पावर की वजह से क्या क्या नेगेटिव होने का रिस्क है. तो सबसे पहले तो जो होगा, एंड इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग टू से, कि फर्स्ट इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लार्ज स्केल विल बी इन पॉलिटिक्स.